Hey guys, welcome back to CA Dreams YouTube channel. So this is the lecture number 5 in Hindi for your company audit. So we have to start with rotation of auditor. And students, I have already uploaded 4 lectures in Hindi as well as in English. So you can just go to the playlist section and can check my lectures, okay? Also, these lectures are applicable for January 2021 students and May 2021 students, but I would recommend you that in whichever attempt you are going to appear, just open the study materials of that particular attempt in front of you when you are watching my lectures. Although I will specify if there will be any changes for May 2021, but still you should refer that material only which is applicable for your attempt. Okay, this material I have downloaded from the institute's website and it is applicable for May 2021, but this is applicable for January 2021 students also. Okay, because the changes are majorly in Caro only, so that is why I'm making a common video, and if there will be any topic which has a different limits, so I'll make separate videos for January 2021 students and May 2021 students. Okay, so you don't need to worry. I am focusing on both the attempts. Okay, on for the students of both the attempts, so you can just enjoy my lectures in whichever attempt you are going to appear. Okay, so for rotation of auditor, first we are going to discuss applicability of section number 139 subsection 2, that is your rotation of auditor. So as per rules prescribed in your company's rules 2014, for applicability of section number 139 subsection 2, the classes of companies shall meet the following classes of companies excluding one person company and small company. अब आप लोगों को एक बात पे जो है वो ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसमें कौन कौन नहीं आ रहा है। इसमें आपका ओपीसी नहीं आ रहा है और स्मॉल कंपनी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे क्या डोमेंट कंपनी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और 50 करोड़ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ 2 एक्सक्लूजन्स हैं, एक तो आपकी ओपीसी की और एक स्मॉल कंपनी की। ठीक है ना? तो आप लोग प्लीज़ ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं ना, इसको बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखिए। मैं आपको, जिससे आपको याद रहे, मैं आपको वो चीज़ भी दिखा देती हूँ जिसमें एक में आपके और है। वेट, वेयर इज दैट पेज? ये देखिए, ये जो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन थी ना फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वाली, या फिर वो जो ऑडिटर था उसमें सीलिंग लिमिट वाली जो बेसिकली थी। ठीक है, सीलिंग लिमिट एक ऑडिटर पे होती है कि वो एक टाइम पे 20 से ज़्यादा कंपनीज की ऑडिट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी आपका ये था, इसमें कौन कौन एक्सक्लूडेड था इन 20 कंपनीज में? इसमें जो आपके एक्सक्लूडेड था ये था 1% कंपनी, डोमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल थी लेस देन 100 करोड़। तो ठीक है, एक तो आपका यहाँ पे आएगा ओपीसी स्मॉल, डोमेंट और प्राइवेट लिमिटेड वाली जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 100 करोड़। ठीक है ना? तो ये है, ये सारी जो छोटी छोटी सी ये बातें हैं ना, ये आपके एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ वाई मैं इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ कि आप इसको साइड में नोट कर लो कि यहाँ पे क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं। अभी हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर। इससे पहले हम लोगों ने ये एक्सक्लूजन्स किस में डिस्कस किए थे? डिस्क्वालिफिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारी 2 कंपनीज एक्सक्लूडेड हैं, ओपीसी एंड स्मॉल। तो ये सारी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती हैं। सो दैट इज़ वाई स्टिकी नोट्स अपने पास रखो। स्टिकी नोट्स नहीं है तो इसको साइड में नोट करते चलो, बड़ा बड़ा लिखना लेकिन। ठीक है, कलर्ड पेन्स अपने साथ लेके बैठो जब भी ये लेक्चर्स देख रहे हो। ओके, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि वो क्लासेस ऑफ कंपनी जो हैं एक्सक्लूडिंग ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। अब क्या क्लास ऑफ कंपनी को क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस एप्लीकेबिलिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो क्लास ऑफ कंपनीज फॉर रोटेशन ऑफ ऑडिटर इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनीज। नाउ you have to focus on this word, including listed companies. ठीक है, excluding OPC and small company, excluding OPC and small company, including listed companies. ठीक है, तो आपका ये जो रोटेशन है ना, ये 3 टाइप की जो कंपनीज हैं उन पे एप्लीकेबल होता है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मतलब लिस्टेड कंपनी तो सारी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप क्या हो गया? लिस्टेड वाला। ठीक है, लिस्टेड कंपनी सारी।
अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 करोड़. सो यू unlisted public company having a paid up share capital of greater than or equal to 10 crores. ठीक है, तो U आपका हो गया 10. Then your private limited company having paid up share capital greater than or equal to 50 crores. तो आपका P हो गया क्या 50. ठीक है, greater than or equal to greater than or equal to. And all companies having paid up share capital of below threshold limit mentioned but having borrowings from financial institutions, banks or public deposits greater than or equal to 50 crores. So it is B, again greater than or equal to 50 crores. तो ये आपकी एक तरह से यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं. गुड, ये यस. ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इस पॉइंट को ना अपने दिमाग में ही बोलना. रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज एप्लीकेबल टू फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी. अपने दिमाग में ही बोलो, लिस्टेड कंपनीज, all unlisted public company having a paid up share capital greater than or equal to 10 crores, all private limited companies having a paid up share capital of greater than or equal to 50 crores, and all companies having paid up share capital of below threshold limit. या फिर आप सीधा सीधा ये बोलो, all companies other than A or B having a paid up having borrowings greater than or equal to 50 crores. ठीक है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको ये याद कराऊंगी. सबसे पहले तो लिस्टेड कंपनी जितनी भी है सब पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर अप्लाई होता है. सेकंड क्या है, ये सिर्फ अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं. ठीक है ना. तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में क्या होगा, जिस भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो अगर ग्रेटर देन, मतलब या तो 10 करोड़ से ज़्यादा या फिर 10 करोड़ तक, अगर 10 करोड़ भी है ना तब भी ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल हो जाएगा. इसी तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो ग्रेटर देन, मतलब या तो 50 करोड़ से ज़्यादा या फिर 50 करोड़ तक है. और जो भी अदर कंपनीज हैं जिनकी बोरोइंग्स, ठीक है, ऑल कंपनीज अदर देन ए और बी, दैट मीन्स योर फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, जिनकी जो बोरोइंग्स है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़ से. अब वो बोरिंग्स चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, चाहे बैंक से हो, चाहे पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू हो. ठीक है, अब हम इसको याद करते हैं. रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज. नंबर 1, लिस्टेड कंपनीज. नंबर 2, ऑल अनलिस्टेड public companies having a paid up share capital greater than or equal to 10 crores. Then all private limited companies having paid up share capital of greater than or equal to 50 crores, and all companies other than A और B having a paid up share capital, या फिर आप ये बोल सकते हो सेकेंड और थर्ड पॉइंट. ठीक है, तो आप ये बोलो all other companies having a paid up share capital, सॉरी having borrowings greater than or equal to 50 crores. तो एक तरह से ये आपका UPB 10-50-50 ये है. ठीक है, UPB 10-50-50. तो आप इसको जैसे चाहे याद कर लो. ऑल कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट, दैट मीन्स जो मतलब ऑल अदर कंपनीज, ये जो है ना, यहाँ पे हम लोग पेड अप शेयर कैपिटल की बात कर रहे थे. तो यहाँ मैंने आपको बताया कि 10 से ज़्यादा या 10 तक, एंड 50 से ज़्यादा या 50 तक. अब सपोज उनकी पेड अप शेयर कैपिटल तो 10 से नीचे है, लेकिन उनकी बोरोइंग्स जो है ना वो 50 करोड़ से ज़्यादा है, लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की या फिर उसकी. तो इसलिए ये यहाँ पे बोल रहे हैं. तो अगर आपकी जो बोरिंग्स हैं 50 करोड़ से ज़्यादा हैं तब भी आपका फिर रोटेशन जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा. वेट में नेट ऑफ कर दूँ, अदरवाइज मुझे डिस्टर्ब होगा. ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर है. मैं एक बार आपको फिर से समराइज़ करा देती हूँ. रोटेशन ऑफ ऑडिटर किस किस पे एप्लीकेबल, सारी की सारी लिस्टेड कंपनी पे. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 करोड़ है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 करोड़ है. एंड वो सारी कंपनीज इन दोनों कैटेगरी से तो सपोज कम है. ठीक है, इन दोनों कैटेगरीज से पेड अप शेयर कैपिटल तो कम है. जो हमारी स्पेसिफिक लिमिट थी उनसे थ्रेशोल्ड लिमिट से पेड अप शेयर कैपिटल तो कम है, लेकिन क्या हुआ ना, बोरोइंग्स जो थी वो उनकी 50 करोड़ से ज़्यादा हो गई थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़ हो गई थी. सो दैट इज़ वाई उन पे भी जो है वो आपका ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाला अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, ओके.
अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है जिससे कि जो भी अभी तक डिस्कस्ड कॉन्सेप्ट है ना वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगती है स्टडी मटेरियल में कि इन्होंने हर एक पॉइंट के बाद में एक एग्जाम्पल या केस स्टडी दे रखा है, जिससे ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जा रहा है मेरे लिए भी एक्सप्लेन करना एंड आपके लिए भी समझना। ओके, तो इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है, मिसेस XYZ एंड कंपनी is an audit firm having partner Mrs. X, Mr. Y and Mr. Z। तो इसमें एक तो फीमेल है आपकी एंड बाकी दोनों मेल हैं, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड एंड मिसेस एक्स। हुज टेन्योर हैज एक्सपायर्ड। अब ये एक्स जो है ये एक्स नहीं है, ओके, ये एक्स है, ठीक है। Whose tenure has expired in the company immediately preceding the financial year. Mrs. ABZ and Company, another audit firm in which Mr. Z is a common partner, will also be disqualified for the same company along with Mrs. XYZ and Company for the period of 5 years. Wait, मैंने कुछ skip कर दिया क्या? हाँ, मैं नेक्स्ट पेज पे पहुंच गई थी। सॉरी, यहाँ ये वाला एग्जाम्पल हम लोगों को पढ़ना था। यस, रानो प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 42 करोड़। अब देखो, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे हमारी क्या कंडीशन थी कि इसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़ होना चाहिए था, ठीक है। 10 करोड़ नहीं, 50 करोड़, ठीक है। लेकिन इनकी जो पेड अप शेयर कैपिटल तो वो तो 42 करोड़ से कम है। तो अगर हम फर्स्ट वाली कंडीशन देखें, मतलब जो हमारा सेकंड पॉइंट था, तो उस अकॉर्डिंग तो इन पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ ना, इनकी जो पब्लिक बोरोइंग थी फ्रॉम नेशनलाइज बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो 72 करोड़ की थी। नाउ दिस इज एक्सीडेड योर 50 करोड़। तो आपको बताना है कि क्या मैनर ऑफ रोटेशन इन पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बताओगे कि फर्स्ट कंडीशन देखें तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इनकी बोरोइंग्स जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा हो गई है ना, सो दैट इज़ वाई इन पे ये वाली जो आपकी एप्लीकेबिलिटी है ये अप्लाई हो गई है। ये इसमें कुछ भी नहीं, जिन बच्चों को भी समझ नहीं आया मैं फिर से बता देती हूँ। इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल या तो 10 है या उससे ज़्यादा है। इसी तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो या तो 50 है या उससे ज़्यादा है। तो इन्होंने ये बोला कि सपोज 10 से कम है और 50 से कम है, ठीक है, लेकिन उनकी जो बोरिंग्स है ना वो 50 से ज़्यादा हो रही है, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा। तो फिर क्या हो जाएगा, रोटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उन्होंने यहाँ इन दोनों पॉइंट्स में बात की है पेड अप शेयर कैपिटल की, और थर्ड पॉइंट में इन्होंने बात कर दी बोरोइंग्स की। और लिस्टेड कंपनी पे तो सब पे एप्लीकेबल है ही। ये लिस्टेड कंपनी वाला पॉइंट प्लीज़ मत भूलना, ठीक है, यहाँ पे लिख लो बड़ा बड़ा लिस्टेड कंपनी। ओके, अब हम लोग ने एप्लीकेबिलिटी के बारे में पढ़ लिया। एज पर सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 2, नो लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एंड एज मेंशन अबव शेल अपॉइंट और रीअपॉइंट। अब इस रोटेशन के वजह से ना, बिकॉज ये रोटेशन इन पे अप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से जिन जिन भी कंपनीज पे आपका रोटेशन अप्लाई हो रहा है ना, ये सब नहीं करना है। क्या नहीं करना, एक इंडिविजुअल को मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स अपॉइंट नहीं करना है। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ वाले पॉइंट पे एग्जिस्टिंग ऑडिटर शेल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। मैंने आप लोगों को लेक्चर के एंड में बोला था कि इस पे सीलिंग लिमिट जो है ना वो एप्लीकेबल होगी, राइट। मैंने आपको बोला था, इफ आपको याद हो। तो मैं इसी सीलिंग लिमिट की बात कर रही थी जो यहाँ पे है। इन्होंने ये बोला है कि अगर आपकी कंपनी पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल हो रहा है तो आप किसी भी इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल मतलब इंसान, सौम्या, ठीक है, लाइक सौम्या, मैं क्या हूँ, एक इंसान हूँ, ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। तो मेरे को ना, अगर मैं जिस कंपनी में एक ऑडिटर हूँ, अगर उस पर रोटेशन एप्लीकेबल हो रहा है तो वो मेरे को 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये हुआ कि टोटल, ठीक है। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार नहीं है। लाइक अगर सपोज मैंने 1 साल काम किया, उनका फर्स्ट ईयर काम किया, सेकेंड ईयर काम किया, फिर उसके बाद में थर्ड ईयर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने फिर थर्ड ईयर पे नहीं थी मैं ऑडिटर, फिर फोर्थ ईयर पे मैं फिर से आ गई, फिफ्थ ईयर पे फिर से आ गई। तो मेरा जो टोटल है ना वो 5 होना चाहिए। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब यहाँ लगातार नहीं है, ब्रेक में भी काउंट होगा। अभी हम लोग इस पॉइंट को आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो इन्होंने ये बोला है कि इंडिविजुअल को 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं वो अपॉइंट। और अगर कोई फर्म है, सपोज मैसर्स सौम्या एंड कंपनी, ठीक है, तो अगर फर्म है तो उसको वो 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं बॉय, ठीक है।
इंडिविजुअल पे 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स एंड जो फर्म है उस पर 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। प्रोवाइडेड दैट, अब इन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं, प्रोवाइडेड दैट एन इंडिविजुअल हु हैज़ कंप्लीटेड हिज टर्म अंडर क्लॉज ए शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज ऑडिटर इन द सेम कंपनी फॉर 5 years फॉर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। अब मेरा एक टर्म, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा एक टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स अप्लाई हो गया, सॉरी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वो जो कंपनी है जिसमें मैं ऑडिटर थी ना, तो वो मुझे एटलीस्ट 5 सालों तक दोबारा से ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। जब 5 साल ओवर जाएंगे फिर मैं वापस से आ सकती हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद में जो सेकंड इन्होंने बोला है प्रोवाइडेड दैट में, वो ये बोला है इन ऑडिट फर्म विच हैज़ कंप्लीटेड इट्स टर्म अंडर क्लॉज बी, तो उसको भी फिर हम 5 साल तक अपॉइंट नहीं कर सकते। मतलब उसने अपना टर्म पूरा कर लिया, 2 टर्म पूरे कर लिए फर्म ने, 1 टर्म पूरा कर लिया इंडिविजुअल ने, तो वो एटलीस्ट 5 साल तक फिर उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इन्होंने इसलिए करा है, मैं आपको बताती हूँ इसका लॉजिक क्या है। सपोज आप कहीं पे ऑडिटर हो, ठीक है, अब आपने 5 साल तक उसके साथ में काम कर लिया, तो 5वें साल या 4th ईयर से ही क्या होगा ना, वो बोलेगा भाई तुम तो अपनी जैसे ही हो, तुम मतलब एक आपका फैमिलियरिटी वाला जो रिलेशन है, फैमिली रिलेशन टाइप का आपका उस अपनी क्लाइंट से बिल्ड होने लगता है। तो धीरे धीरे आप अगर इतना घुल मिल गए एक दूसरे से, तो फिर क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि वहाँ पे फैमिलियरिटी थ्रेड डेवलप हो जाएगा। तो इस फैमिलियरिटी थ्रेड को रोकने के लिए ही आपका जो इंस्टीट्यूट है उसने ये कंडीशंस रखी हैं, जिससे कि कोई भी बंदा किसी के फेवर में ना आए, वो उसको याद रहे कि वो उसका ऑडिटर ही है एंड उनका जन्मों जन्मों का साथ नहीं है, उसको जाना है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा किया गया है। Therefore, provisions of section number 139 subsection 2 relating to rotations of auditor are applicable only to listed company और जो class of companies हमने डिस्कस की थी वो, ठीक है। इस एग्जाम्पल से पहले ना मैं आपको ये चीज़ें और थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहती हूँ, या फिर चलो हम एग्जाम्पल वाइज ही चलेंगे बिकॉज उन्होंने हर उसके बाद में एग्जाम्पल्स दिए। ओके, यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल पे। Jolly Limited, a listed company appointed Messrs Polly and Company, a chartered accountant firm। अब यहाँ पे जॉली कंपनी क्या है, क्लाइंट है, और ये एक लिस्टेड कंपनी है, मतलब रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल होगा। इन्होंने क्या किया, एक फर्म को अपॉइंट किया जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है। फर्म पे क्या इन्होंने बोला था, 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है as a statutory auditor in its AGM. Here the appointment of Messrs Polly and Company is not valid, as appointment can be made only for 1 term of 5 consecutive years and then another 1 more term of 5 consecutive years। क्योंकि ये फॉर्म है तो 2 term of 5 consecutive years हो सकता है। अब इन्होंने क्या किया, उसको ऑडिटर अपॉइंट कर लिया सितंबर 2016 के एंड में 11 सालों के लिए। अब अगर आप 2 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स भी देखते हो तब भी 10 साल ही तो हुए, 5 + 5 10, लेकिन उन्होंने क्योंकि 11 सालों के लिए कर लिया, तो दैट इज़ वाई इनका अपॉइंटमेंट इनवैलिड हो जाएगा। इट कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर 2 टर्म्स इन 1 एजीएम ओनली। अब ये देखो, एक ही एजीएम में भी आप लगातार नहीं कर सकते 2 टर्म्स, आपको उसके लिए अलग अलग एजीएम करनी होगी। पहले एक टर्म कंप्लीट करो, फिर एजीएम करो, फिर दूसरा टर्म कंप्लीट करो, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है। Further, a cooling period of 5 years from the completion of term is required. That is, the firm can't be reappointed for further 5 years after completion of 2 terms of 5 consecutive years। इन्होंने ये चीज़ और बोल दी कि जब उसके दो टर्म 5 सालों के दोनों टर्म उसके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में उसको 5 साल तक उस कंपनी का ऑडिटर हम अपॉइंट नहीं कर सकते। ये कंडीशन हमारी फर्म पे भी एप्लीकेबल थी और इंडिविजुअल पे भी एप्लीकेबल थी। तो इसलिए इन्होंने ये 11 साल का तो बिल्कुल ही गलत कर दिया, क्योंकि पहली बात तो इन्हें 2 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स कंप्लीट करने थे, उसके हिसाब से इनका 10 साल हो रहा था। 10 साल भी वो लगातार एक एजीएम में नहीं कर सकते थे, अलग अलग एजीएम में करते। प्लस इन्होंने ये बोला कि 10 साल कंप्लीट होने के बाद में भी, दैट मीन्स 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स कंप्लीट होने के बाद में भी इनको क्या करना था, कूलिंग पीरियड लेना था 5 सालों का, उसके बाद में ही अपॉइंट कर सकते हैं। तो इनका ये बिल्कुल गलत है अपॉइंटमेंट, ठीक है। आई होप ये एग्जाम्पल से आप लोगों को हेल्प मिल रही हो। एंड जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैम मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग क्या करो, कमेंट कर दो, ठीक है। तो मैं उस पॉइंट को आपको समझा दूंगी। एंड अगर मुझे लगेगा कि अभी भी बच्चे को समझ नहीं आया, अभी भी आपको समझ नहीं आएगा, तो फिर मैं उसको वीडियो में कवर कर दूंगी एंड आई ड्रॉप यू द लिंक कि मैंने इस वीडियो में आपका जो पॉइंट है उसको कवर किया है, ठीक है। तो उससे आपको भी ईजी हो जाएगा एंड मुझे भी ईजी हो जाएगा। The following points merit consideration in this regard.
अब ये जो रिगार्ड है ये कौन सा है, ये जो इन्होंने ये जो 1 टर्म ऑफ 5 consecutive years, 2 टर्म ऑफ 5 consecutive years, ये सब जो इन्होंने बताया ना अभी रोटेशन में क्या क्या करना है, तो उसी के लिए इन्होंने कुछ पॉइंट्स हमें दिए हैं. एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, as in the date of appointment, no audit firm having a common partner or partners to the other audit firm whose tenure has expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as the auditor of the same company for a period of 5 years. इन्होंने ये बोला है as on the date of appointment, जिस दिन डेट अपॉइंटमेंट की है, no audit firm जिसका कॉमन पार्टनर है या फिर पार्टनर्स हैं अदर ऑडिट फर्म में जिसका टेन्योर एक्सपायर हो गया है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उसको हम अपॉइंट कर सकते हैं सेम कंपनी में 5 सालों के लिए. ठीक है, ये पॉइंट तो आपको नहीं आया होगा समझ में, मैं बताती हूँ. सपोज कोई ऑडिट फर्म है, ठीक है, जिसमें कॉमन पार्टनर है या फिर पार्टनर्स हैं अदर ऑडिट फर्म के, जिसका जो टेन्योर था वो एक्सपायर हो गया था पिछले ही साल में, तो उस फिर हम कॉमन पार्टनर को फिर से अपॉइंट नहीं कर सकते हैं उस सेम कंपनी में 5 सालों के लिए, बिकॉज ये जो कूलिंग पीरियड है तो इंडिविजुअल वाइज भी और फर्म वाइज भी है. ठीक है, तो अगर आपका पार्टनर है और आपको सपोज नहीं, आप नहीं बने उसके ऑडिटर लेकिन आपका पार्टनर बन गया है, तो फिर क्या होगा, बिकॉज आप पार्टनरशिप के साथ में उसका उस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, तो फिर बिकॉज आपका पार्टनर डिस्क्वालीफाइड है 5 सालों के लिए, तो फिर आप भी डिस्क्वालीफाइड ही हो जाओगे, या तो आप अकेले आओ. ठीक है, तो इन्होंने अब एग्जाम्पल दिया है, जो मिसेस XYZ थे उनका जो पार्टनर था, उनके 3 पार्टनर थे, मिसेस X, मिस्टर Y एंड मिस्टर Z, whose tenure has expired in the company immediately preceding financial year. तो मिसेस XYZ में जो ये तीनों पार्टनर थे इनका टेन्योर जो था वो एक्सपायर हो गया था. दैट मीन्स उन्होंने 1 टर्म ऑफ 5 consecutive ईयर अपॉइंट कर लिया था, या फिर अगर हम मिसेस XYZ को देखें तो इन्होंने 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive ईयर्स को कंप्लीट कर लिया था. एंड अब किसकी बारी आती है, इनके कूलिंग पीरियड की 5 सालों के लिए. ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि मेसर्स ABZ एंड कंपनी अनदर ऑडिट फर्म जिसमें मिस्टर Z जो थे वो कॉमन पार्टनर थे, तो फिर हम मेसर्स ABZ एंड कंपनी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, बिकॉज क्या हुआ, क्योंकि मिस्टर Z तो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो गया है ना 5 सालों के लिए, तो दैट इज़ वाई फिर हम, क्योंकि इसमें मिस्टर Z भी पार्टनर है, तो या तो आप मिस्टर Z को हटा के लाओ और अगर इसके साथ आ रहे हो तो फिर हम A और B को भी अपॉइंट नहीं कर सकते. अगर ये समझ में नहीं आया ना तो मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, आप टेंशन ना लो. देखो क्या हुआ था, XYZ में 3 लोग थे, ये एक ऑडिट फर्म है XYZ और इसमें 3 लोग थे XYZ. ठीक है, अब कोई कंपनी है, इसमें क्या थे, ये ऑडिटर थे. अब ये फर्म है तो उन्होंने 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive ईयर कंप्लीट कर लिए. अब हुआ क्या, इनकी तो हो गई बाय बाय, जाओ 5 सालों के लिए. अब एक दूसरी अपनी ऑडिट फर्म आई ABZ. अब ABZ है तो इसमें A है, B है और Z है. Z कौन सा वाला है, यही वाला है. ठीक है, तो क्योंकि ये Z की तो टाटा बाय बाय हो गई थी 5 सालों के लिए, और फिर ये AB के साथ में भी आके थे, उन्होंने बोला कि भैया तुम या तो Z को भगा दो, या फिर क्योंकि तुम ABZ एक पूरी फर्म की बात कर रहे हो, तो बिकॉज आपका जो इसमें एक पार्टनर है वो ऑलरेडी उसका जो है वो पीरियड एक्सपायर हो गया, टेन्योर एक्सपायर हो गया, सो दैट इज़ वाई आप भी डिस्क्वालीफाइड हो, ना A को चांस मिलेगा ना B को चांस मिलेगा ऑडिटर बनने का. दैट मीन्स मेसर्स ABZ को चांस नहीं मिल सकता फिर आपका जो है वो ऑडिटर बनने के लिए, जब 5 साल Z के कंप्लीट हो जाएंगे तब आना. ठीक है, तो ये चीज़ थी इस एग्जाम्पल में. आई होप आपको ये वाला पॉइंट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा. फिर अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे. Every company existing on or before the commencement of this act, which is required to comply with the provisions of the subsection, shall comply with the requirements of the subsection within a period which shall not be later than the date of first AGM meeting of the company held within the period specified under subsection 1 of 96, section 96, after 3 years from the date of commencement of this act. ये तो मैम कुछ भी समझ नहीं आया, पूरा बाउंसर पड़ा. कोई बात नहीं बच्चों, मैं समझाती हूँ आपको. आप पहले ही एग्जाम्पल पढ़ो. एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, मिस्टर राज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक इंडिविजुअल ऑडिटर हैं ऑफ बायनाका लिमिटेड फॉर लास्ट 5 years एज एन मार्च 2013. ठीक है, 5 सालों से क्या है, इंडिविजुअल हैं और ये ऑडिटर हैं. Keeping in view the transition period as stated in the Companies Act, Mr. Raj can continue the audit of Bayanaka Limited up to the first AGM to be held after 3 years from the date of commencement of the Act. फिर इन्होंने यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, मिसेस राजन एसोसिएट एक ऑडिट फर्म है, इन्होंने जो है ये ऑडिट कर रहे हैं बायनाका लिमिटेड का 11 सालों से.
Keeping in view the transition period, Messrs. Raj Associates can continue the audit of Bionaka Limited up to the first AGM to be held after 3 years from the date of commencement of the Act. अब हम पढ़ते हैं यहाँ से, एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये कौन सा एक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, रोटेशन वाले की, ठीक है। विच इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, मतलब एक्ट आपका कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो सपोज आपकी जो भी कंपनी थी, एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब जिस एक्ट की वजह से आपका रोटेशन आया है, ठीक है, तो उस कंपनी को भी आपके इस वाले सबसेक्शन के साथ में भी कंप्लाई करना होगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 1 टर्म और 2 टर्म वाली लिमिट से पहले जो कंपनीज बनी हुई थी, ये लिमिट तो बाद में आई है ना, जो इससे पहले बनी हुई थी, तो उनको भी इस वाले सबसेक्शन की रिक्वायरमेंट्स के साथ में कंप्लाई करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड विच विल नॉट बी लेटर देन द डेट ऑफ फर्स्ट AGM। अब सपोज आप ऑलरेडी हो ऑडिटर, ठीक है, आप इंडिविजुअल हो, आप ऑलरेडी ऑडिटर हो, लेकिन क्या हुआ ना, जब ऐसा कुछ भी नहीं था, 1 टर्म और 2 टर्म वाली कोई कंडीशन नहीं थी, आप एक इंडिविजुअल हो और आप क्या हो, ऑडिटर हो उस कंपनी के, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, फिर ये आ गई, लिमिट आ गई कि आपको मतलब 5 साल से ज़्यादा नहीं करना है, एक टर्म ऑफ 5 consecutive ईयर से ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो फिर क्या हुआ ना, अब आपको भी क्योंकि सबसेक्शन की प्रोविजंस के साथ तो कंप्लाई करना है जब ये आ गया है, तो फिर आपके लिए इन्होंने एक छूट दे रखी है, तो आप जो है इन रिक्वायरमेंट के साथ कर सकते हो, लेकिन कब तक कर सकते हो, विच विल नॉट बी लेटर देन द डेट ऑफ फर्स्ट AGM of the company held within a period specified under this subsection 1। जो आपका सेक्शन नंबर 96 सबसेक्शन 1 है ना, तो उसमें इन्होंने बोला है कि उसमें जो पीरियड स्पेसिफाइड है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी AGM कर सकते हो आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब जब ये एक्ट आया था आपका, कंपनीज एक्ट वाला जो आया था ये आपका, तो इसके 3 सालों के अंदर अंदर आपको अपनी AGM जो है वो रखनी होगी, ठीक है, आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब आपका जो सेक्शन नंबर 96 सबसेक्शन 1 है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि उस वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग आप अपनी AGM रख लो, और आपको एटलीस्ट ये जो एक्ट आया है उसके 3 साल के अंदर अंदर ये AGM रखनी है, और इस AGM के रखने के बाद में आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उससे कंप्लाई करना है। अब वापस से मैं आपको एक बार एग्जांपल पढ़ा देती हूँ, तो जिससे आपको ईजी रहे। ये आपका जो है मार्च में था, ठीक है, मिस्टर राज जो था वो मार्च में था, आपका 5 सालों के लिए एक इंडिविजुअल था। अब इनने अपने 5 साल का टर्म तो कर लिया कंप्लीट, ठीक है, तो ये जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब जब ये ऑडिटर था ना, तब ऐसा कुछ भी नहीं था, ये जो लिमिट आई एग्जिस्टिंग ऑन बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट। नाउ कीपिंग इन व्यू द ट्रांजिशन पीरियड एज स्टेटेड इन द कंपनीज एक्ट 2013, ये जो है ये कंटिन्यू कर सकता है बीइंग ऑडिटर। मतलब 5 साल हो गए हैं लेकिन तब भी ये कंटिन्यू कर सकता है, क्यों, क्योंकि ये तो ये जो कंडीशन आई थी इससे पहले से ही ऑडिटर है, ठीक है, तो उसका ये छूट मिली हुई है कि ये ऑडिटर रह सकता है, कब तक, फर्स्ट AGM तक ये ऑडिटर रह सकता है। और ये फर्स्ट AGM हमें कब हेल्ड करनी है, ये जो हमारा कंपनीज एक्ट कमेंट्स हो गया उसके 3 साल के अंदर अंदर हमें ये AGM रखनी है। तो जिस दिन ये AGM कंडक्ट हो जाएगी उस दिन ये क्या हो जाएगा, ऑडिटर की पोस्ट से हट जाएगा, मतलब कूलिंग पीरियड इसका स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से इन्होंने कंपनी के लिए बोला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। ये पॉइंट किसके लिए है, ये पॉइंट उन कंपनीज के लिए है जो कि ये जो 1 टर्म और 2 टर्म वाली कंडीशंस थी इससे पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। देखो यहाँ पे 11 साल हो गए थे, फिर भी इन्होंने बोला कि कंटिन्यू कर सकता है, कब तक, अप टू फर्स्ट AGM तक, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला है, इट हैज़ also been provided that the right of the company to remove an auditor or the right of the auditor to resign from such office of the company shall not be prejudiced। मतलब कंपनी को ऑडिटर को निकालने का राइट और ऑडिटर के रेजिग्नेशन का राइट, उनको कोई भी वो नहीं है, वो प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स उनको वो राइट उनको एप्लीकेबल रहना चाहिए। Subject to the provisions of this act, members of company may resolve to provided that in the audit firm appointed by the auditing partner and his team shall be rotated at such intervals as may be resolved by the members, or the audit shall be conducted by more than one auditor. The central government may by rules prescribe the manner in which company shall rotate their auditors। इस पॉइंट का मतलब तो यही हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक तरीका दे देगी जिससे वो है आप रोटेट करो, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे जो बोला है ये वाला पॉइंट ये है कि subject to the provisions of this act, members of company may resolve to
In the audit firm appointed by it, the auditing partner and his team shall be rotated at such intervals as may be resolved by the members. मतलब ये है कि आप जो है एक अगर ऑडिट फर्म हो तो वो जो पार्टनर और टीम है वो अपने अकॉर्डिंग आप रोटेट होते रहो. और द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर. एक ऑडिटर से ज़्यादा ऑडिट कंडक्ट करे तो फिर इस तरह से आप जो है वो रोटेट कर पाओ. लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये आपको तब ज़्यादा क्लियर होगा जब मैं आपको मैनर ऑफ रोटेशन बताऊंगी. तो दिस इज़ मोर रेलिवेंट फॉर मैनर ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट. तो आप ये प्लीज़ थोड़ा सा स्टॉप हो जाओ अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया है, ठीक है ना. तो मैं आपको ये मैनर ऑफ रोटेशन जो है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. तो इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. मेरे को एक पॉइंट आपको और बताना था. ओके, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं रखते हैं. मैनर वाला ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो उससे जो है वो आपको कॉन्सिक्यूटिव वाला भी हम नेक्स्ट ही वीडियो में डिस्कस करेंगे जो मैं आपको बताना चाह रही थी. बिकॉज उसमें ज़्यादा क्लियरिटी है. यहाँ पे ये सब ना कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स और ये सब यही सब मेरे को डिस्कस करना था. बट ये इसमें पूरा अच्छे से इन्होंने दे रखा है तो मैं फिर आपको ये नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ही बताऊँगी. हमारा जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा दैट विल बी और मैनर ऑफ रोटेशन. एंड मैं आपको थोड़ा सा ऑडिट कमेटी के बारे में भी इंट्रोड्यूस करा दूँगी. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है एंड आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा. तो ज़्यादा इसमें नहीं रह गया है, ठीक है. 2-3 क्लासेस में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद में हम लोग कारो करेंगे, ठीक है. तो ये चैप्टर मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है. तो मुझे तो ये पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई होप आप लोगों को पढ़ने में भी बहुत मज़ा आ रहा होगा. एंड इफ़ यू आर रियली गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ माई वीडियोज़ देन प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़. एंड प्लीज़ लेट मी नो व्हाट इज़ योर फीडबैक थ्रू द कमेंट सेक्शन सो दैट मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिले. अदरवाइज़ मेरा मन नहीं होता वीडियो बनाने का अगर मेरे को कोई कमेंट या कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है. तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे साथ उतना ही इन्वॉल्व रहो जितना मैं आप लोगों के साथ हो रही हूँ. एंड अपनी क्वेरीज पूछते रहो, अपना फीडबैक देते रहो एंड आई विल कंटिन्यू मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू. ओके, सो एंडिंग दिस वीडियो हेयर एंड थैंक यू सो मच.